सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है स्वतंत्रता, फ्रीडम। इस टॉपिक के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे आपकी फ्रीडम क्या है, आपकी स्वतंत्रता क्या है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। आप देखते हैं, टू द पॉइंट्स हैं सभी। मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊंगा, मीन्स आपकी भाषा में बोलूँगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। और स्क्रीन पर आप टॉपिक की मेन परिभाषा देख रहे हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं खुद भी और सुन सकते हैं मेरी आवाज़ को। स्वतंत्रता का एक नॉर्मली अर्थ है आपके अंदर की जो अभिव्यक्ति है, उसके अंदर क्या क्या है, उसकी योग्यता क्या क्या है का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना कि आपका मन ये कर रहा है, आपको ऐसा कहना चाहिए, आपको ऐसा बोलना चाहिए, आपको ये काम कर देना चाहिए। तो ये आपके मन की अभिव्यक्ति है और उसका विस्तार करते हैं। भारतीय राजनीतिक जो विचारों में स्वतंत्रता की जो समानार्थी उदाहरण है वो स्वराज्य है। मतलब स्व का शासन भी हो सकता है, स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। मीन्स आप खुद अपने ऊपर शासन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आपने अपने प्रतिनिधियों को चुना है, खुद चुना है, उनको संसद भेजा है और उनके द्वारा नियम और कानून बनवाए हैं, शासन हो रहा है। और स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति के हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हों। अर्थात आपके ऊपर बहुत कम से कम प्रतिबंध लगाए जाएं, वो एक स्वतंत्र समाज कहलाता है। एक स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि आप निर्णय कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं किसी चीज़ का। किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो प्रतिबद्ध होती है उसके प्रभुत्व की और बाहरी नियंत्रण से अलग होती है। अर्थात ये जो प्रतिबंध होते हैं बलपूर्वक सरकार द्वारा ऐसे कानूनों की मदद से लगाए जा सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो व्यक्ति है कि आपने किसी को चुना, उन्होंने नियम बनाए, नियम का पालन हुआ, इस प्रकार की बातें। और स्वराज का अर्थ क्या है? स्वशासन, स्व के ऊपर भी शासन हो सकता है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता जो होती है मानव समाज के हमेशा केंद्र में रहती है और एक गरिमापूर्ण अच्छा जीवन, इज्जत भरा जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोग, और इसके लिए बहुत ही खास स्थिति में प्रतिबंध लगाए जाते हैं। स्वनिर्धारित काल और स्व संबंध काल क्या होते हैं? ऐसी मानव क्रियाएं जो केवल उसी व्यक्ति से संबंधित होती हैं जो व्यक्ति अपने काल को स्वयं करे और दूसरों के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे, वही स्वनिर्धारित काल से कहलाता। अनिर्धारित काल पर संबंध काल क्या कहलाते हैं? वे क्रियाएं, मानव क्रियाएं जो केवल दूसरे व्यक्ति से संबंधित हों, जो अपना काम स्वयं न करके दूसरे के कामों कम स्वयं ना कर करके काम दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करें। और दोस्तों, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है वो हमेशा उत्तेजनापूर्ण आत्मिक होती है। आपके अंदर जोश आएगा, आपकी आत्मा कहेगी नहीं, हम अपने राष्ट्र के लिए जीवन आप समर्पित करेंगे। ये अंदर से आती है, आपके ऊपर बोझारोपण, दबाव बना के कभी नहीं आ सकती। और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो आपके व्यक्ति के विकास से जुड़ी होती है और उसमें व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है। स्वतंत्रता क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ, दो पहलू बता चुका हूँ, जिनमें बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और लोगों की प्रतिभा का विकास करना है। स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणाओं में क्या अंतर है ये आप समझ लीजिए। पहले हम आते हैं स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणाओं के पक्ष में क्या है। सभी का है जो हम स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि मनुष्यों पर किसी प्रकार से बंधनों का अभाव हो, मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उसे हर प्रकार के कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में, राजनीति में हो, आर्थिक में हो, सामाजिक में हो, धार्मिक में हो, स्वतंत्र होना चाहिए और उसके विवेक के अनुसार जो उसे कुछ करना चाहता है करने देना चाहिए और राज के द्वारा उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। जॉन लॉक, एडम स्मिथ और J.S. मिल आदि विचारक जो थे वो स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्षधर थे। जॉन लॉक को नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक माने जाते हैं। उनका मानना था स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है, व्यक्ति पर राज द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए।
वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे। संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित होती है। बिल्कुल सही बात की। और सकारात्मक पक्ष क्या है अवधारणा के? जॉन लास्की और माइकल वह स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज का हित उसका ही होता है। समाज के हित के लिए हमको सामाजिक नियमों, आचरणों आदि द्वारा नियंत्रित रहना चाहिए और सामाजिक हित के लिए स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल बात सही कहा। स्वतंत्रता और राज्य के कानून परस्पर विरोधी नहीं होते हैं, परंतु कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते लेकिन उसकी रक्षा करते हैं। और स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान भी होना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। कहने का मीन्स ये सकारात्मक स्वतंत्रता की व्यवस्था है। अब आपको रात में पीनी है दारू, पीजिए, पब्लिक प्लेस में ना पीनी है, ये बोलो स्वतंत्रता है हमारी, गलत बात है। स्मोकिंग पब्लिक प्लेस में कर रहे हो, गलत बात है। कोरोना टाइम चल रहा है, बिना मास्क के घूम रहे हो, क्या स्वतंत्रता है देश में? हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी छींक देंगे, कहीं भी थूक देंगे। भैया ये स्वतंत्रता नहीं है, इसे स्वतंत्रता का नाम मत दीजिए, रूप मत लेके आइए। नियम बनाए गए फिर मत बोलो कि नहीं गलत हो रहा हमारे साथ। समझ गए? ये सकारात्मक नकारात्मक पक्ष है हमारे सामने। प्लीज़ मेरी बात को समझ चुके होंगे। सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है और किस प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? सामाजिक प्रतिरोध का जो शब्द का तात्पर्य ये है कि सामाजिक बंधन अभिव्यक्ति पर जाति एवं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण से है और ये बंधन प्रभुत्व और वाहन नियंत्रण से आता है। ये बंधन जो है विविध विधियों से थोपे आते हैं, कानून, रीति रिवाज, जाति, असमानता, समाज की रचना, इस प्रकार से होती है। इतने छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ। शादी, आपने कहा हमें शादी अपनी ही जाति में करनी है, ये दबाव भी होता है, बाहर नियंत्रण होता है। और जो चीज़ लोगों को न्याय संगत है वो करते हैं लोग। और लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिरोध जरूरी है कि बिना उचित प्रतिरोध या बंधन के समाज में आवश्यक व्यवस्था हो जिससे लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। अब छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैं बोला भैया हमें शादी मिश्रा हूँ मैं और मैं ब्राह्मण लड़की शादी करूँगा, ये मेरी स्वतंत्रता हो गई। अब मैंने समाज को बदलने के लिए कि जाति प्रथा खत्म करूँगा तो मैंने एक शूद्र लड़की से शादी कर ली। अब हमने तो काम कर लिया, लड़का लड़की ने शादी कर ली, लेकिन अब जो समाज के लोग हैं, व्यक्ति रिश्तेदार हो गए हमारे और लड़की के पक्ष के, अब उनको इतनी स्वतंत्रता ना मिला कि वो फालतू में टांटिंग कसें। अब वो कसेंगे तो फिर माहौल बिगड़ता है, तो वो ज़्यादा स्वतंत्र हो गया। अब वो कह देंगे हम तो स्वतंत्र कुछ ही बोल दें। तो इसी प्रकार से कानूनी बंधन, सामाजिक बंधन बनाए गए हैं। आगे देखिए, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य की क्या भूमिका है? राज्य के संबंध में कई विचारकों का मत है कि राज्य लोगों की स्वतंत्रता के बाधक है, इसलिए उनकी राज्य में राज्य के समान कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य का आवश्यक बुराई है, इसलिए वे एक पुलिस राज चाहते हैं। मतलब पुलिस राज इसलिए है कि हमें बाहरी और आंतरिक जो खतरे हैं हमारे, उनसे हम बच सकें, इसलिए पुलिस व्यवस्था लागू की गई है। और जो हम लोग समाज में गलत चीज़ें करने लगते हैं उनको सही तरह से सही दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक चलाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ भी कह सकता हूँ। नहीं, अभिप्राय है कि व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है और जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है। एक पुरुष या स्त्री को स्वयं के व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, है लिखने की, कार्य करने की, चित्रकारी करने की, बोलने की, कला करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन भैया इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं कि पाकिस्तान की जय बोलनी है आपको, अपने देश के साथ गद्दारी करनी है, फिर बोलो स्वतंत्रता है व्यक्ति की। ये कोई स्वतंत्रता नहीं है, इससे आपको हटना है। ये मौलिक अधिकार नहीं आते हैं, मौलिक कर्तव्य भी नहीं है आपके। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप प्लीज़ सही तरह से समझिए। वही काम कीजिए जो समाज के हित में हो, देश के हित में हो और आपके हित में हो, हमारे भी हित में हो, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। समझ गए दोस्तों? हर चीज़ को संविधान को लेकर मत आइए। स्वराज का क्या अर्थ है? भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता के समानार्थी का उदाहरण है स्वराज। उसका अर्थ है स्वयं का शासन, स्वयं के ऊपर शासन भी हो सकता है। गांधी जी का क्या मानना था? वही मानना था। गांधी जी ने कहा
हिंद स्वराज्य प्रकट हुई है। जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य। हाँ, सही बात गांधी जी ने बोला, आप स्वयं पर शासन कीजिए, आपको पता है क्या गलत है क्या सही है। जो चीज़ें गलत आप उसका बताइए, वो स्वतंत्रता है, वो व्यक्त कीजिए। सही चीज़ों में गलती मत ढूंढिए। हमेशा आत्मसम्मान होना चाहिए, दायित्व बोध होना चाहिए, आत्मसाक्षात्कार को पाना भी शामिल है। आपका क्या आत्मसम्मान है, क्या आपके दायित्व हैं, ये भी तो देखना है हमको। जी सरकार या दूसरे एजेंसी पर नहीं जा सकते ना, यही गांधी जी ने बोला। स्क्रीन पर लिखा है, प्लीज पढ़ लीजिए। स्वतंत्र समाज से क्या अभिप्राय है, हम समझा चुके हैं आपको। स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे, हम उनको प्रणाम करते हैं। यदि हम अपने विचारों में क्रांति ला दें तो सबसे पहले हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए जो हमारे जीवन उमंग से भरते हैं। यही आदर्श स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का एक ऐसा शब्द, उसके बहुत सारे अर्थ हैं। अवधारणा विकास की प्रक्रिया से गुजरता है। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्री और पुरुषों की हो, सभी लोगों सभी वर्गों की। उसका मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति हो, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा हो, जातिगत अवरोध हो और सामाजिक असमानताओं का अंत एवं सांप्रदायिकता हो और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी हो। ये दिस इज द रियल स्वतंत्रता। यही मतलब है। हम नहीं करते वो चीज़ें। ब्राह्मण है, ब्राह्मणवादी दिखाते करते हैं, गरीब है तो अमीर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं यार। हमारे पास ज़्यादा पैसा, उनके पास कम, हमने आज तक उनकी हेल्प नहीं की। क्यों नहीं की भाई? हमें करना चाहिए सब चीज़ें ना। स्वतंत्र है ना हम तो। प्लीज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए उनके विचारों को अपनाइए। उदारवाद क्या है दोस्तों? एक रूढ़िवाद, संकीर्ण विचारों का एक विरोधी है। जीवन के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखता है उदारवाद। उसका विचार है कि व्यक्ति को स्वतंत्र विचार रखने तथा उन्हें व्यक्त करने का अधिकार है। उदारवाद का विचार मनुष्य की स्वतंत्रता से है। उदारवाद एक मात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। और आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के परिवार, समाज और समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए इकाइयों का महत्व भी जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जातीय समुदाय को नहीं। बिल्कुल भाई सही बात कही। उदारवाद का मतलब है कि आप पुरानी विचारधाराओं परंपराओं को तोड़िए, सही चीज़ों का कीजिए, व्यक्ति से संबंधित है। हानि सिद्धांत से क्या है? स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा। किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सब समाज किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि होने से बचाता है। यही कहा गया। और जेम्स मिल ने मानव को दो भागों में विभाजित किया, स्वनिर्धारित कार्य व अनिर्धारित कार्य। मैंने बता चुका हूँ। स्वनिर्धारित कार्य वे क्रियाएँ, मानव क्रियाएँ जो केवल उसी व्यक्ति से संबंधित हैं और जो व्यक्ति अपने काम को स्वयं करता है, दूसरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। स्वनिर्धारित कार्य है। अनिर्धारित कार्य जो दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उतना ही महत्व है जितना कि व्यक्ति का स्वतंत्रता का। जिस प्रकार व्यक्ति का विकास स्वतंत्रता की प्राप्ति से होता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है दोस्तों। व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता उत्तेजना पूर्ण एवं आत्मिक होती है, इसलिए लोग अपना जीवन समर्पित कर देते हैं दोस्तों। इसलिए राष्ट्र लास्ट टॉपिक है ये, क्योंकि अगर हम देश के प्रति जागरूक होंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसके संपदा का सम्मान करेंगे, तो हमारा खुद का भी सम्मान होगा। हम उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, हमारी भी उसकी स्वतंत्रता की रक्षा, क्योंकि रिसोर्सेज तो देश ही देता है। अगर वही खत्म हो जाएगा तो हम जिएंगे कैसे? इसीलिए हमेशा देश के लिए सोचिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।